इसमें 7 लोग बिहार के रहने वाले हैं। 7 लोगों में 5 लोग गया के एक ही परिवार के रहने वाले थे। मातम की ये तस्वीरें गया के मशियावा टोला की है। हादसा पंजाब के लुधियाना में हुआ और मातम बिहार के गया में पसर गया। गैस लीक कांड में इस परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। गैस लीक कांड में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। का हुआ उनका पूरा परिवार खत्म हो गए हैं। कितने लोग थे? 3 बच्चे थे, 2 अपने मियाँ बीवी थे, 3 बच्चे थे। मरने वाले बिहार के 7 लोगों में से 5 लोग गया के एक ही परिवार के रहने वाले थे, जिनमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। ये परिवार गया के कोच प्रखंड के मंझियावा टोला के धन्नु बिघा का रहने वाला था। परिवार के मुखिया डॉक्टर कबिलाश यादव एक निजी चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे, जो करीब 30 सालों से लुधियाना में रह रहे थे। गैस लीक कांड ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इन लोग कब से रह रहे थे? इन लोग तो रह रहे थे कम से कम 20 से कई साल से। अच्छा, यहाँ पे अंतिम कब आए थे? पिछले महीना में। हादसे में कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर है। ग्यासपुरा में हादसे के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल गैस लीक के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने आशंका जताई है कि सीवर में केमिकल वेस्ट के फेंके जाने की वजह से हादसा हुआ होगा। वहाँ उस जिसे जहाँ डेथ हुई है वो एक कैट का भी इम्पैक्ट हुआ है। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये वो गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं। एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। लुधियाना में हुई बिहार के लोगों की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। न्यूज़ 18 के लिए लुधियाना से रोहित गौड़ के साथ गया से एलन लिली की रिपोर्ट। तो लुधियाना में मौत और गया में मातम के अब मायने को समझिए। लुधियाना में दिल दहला देने वाला गैस कांड हुआ। गैस रिसाव की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 लोग बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन 7 में से 5 गया के एक ही परिवार के हैं। ये परिवार करीब 30 साल से लुधियाना में रह रहा था और परिवार के मुखिया डॉक्टर थे। गैस रिसाव की वजह से गया के डॉक्टर कबिलाश यादव की मौत हुई। कबिलाश यादव की पत्नी और 3 बच्चों की भी इसमें मौत हो गई है। प्रशासन मौत की वजह गैस रिसाव को ही बता रहा है, लेकिन गैस कहां से निकली, कैसे निकली, इसका अभी तक पता लगाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम गैस रिसाव की वजह जानने की कोशिश में जुटी हुई है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है जब बिहार के बाहर बिहार के लोगों की मौत हुई हो। अधिकतर हादसों में बिहार के लोग ही शामिल रहते हैं। इसकी वजह है बिहार में रोजगार का अभाव। बिहार में काम ना होने की वजह से लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। वैसे लुधियाना हादसे में मजदूरी कोई वजह नहीं है, लेकिन अधिकांश मामलों में तो मजदूरों की ही मौत होती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भैंस पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो उनको भी पानी में लेकर चली जाएगी। अब कुशवाहा के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 1 साल का समय बाकी है, लेकिन बिहार की सियासत और बिहार के राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। जैसे जैसे बयानों का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में नए नए और कड़वे शब्दों की एंट्री होती जा रही है। अभी चंद दिनों पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार की सियासत को मिट्टी में मिला दूंगा। नीतीश ने सम्राट की बुद्धि पर सवाल उठाया तो सम्राट ने सीएम को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार बता दिया। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मिट्टी वाले बयान पर चर्चा चल ही रही थी कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान से बिहार की सियासत में भैंस की एंट्री करा दी। कुशवाहा ने कहा कि जिस भैंस पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो उनको भी पानी में लेकर चली जाएगी। और नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। अकेले नहीं जाएगी, आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। बीजेपी ने कुशवाहा के बयान का समर्थन किया है। बिहार की आम जनता, एक एक जनता जान रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति का जो भैंस है वो पानी में चला गया है।
वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कुशवाहा पर निशाना साधा है। अभी तो वेटिंग लिस्ट में आप है, अभी तो आरएसी भी नहीं हुआ है, तो आपका कंफर्मेशन का भी संकट है, वो अभी आप अपने लिए जीते। जबकि कुशवाहा पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भैंस के बाद बिहार की सियासत में गधा शब्द की एंट्री करा दी। कह रहे हैं कि जिस भैंस पे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी उनको ले डूबेगा। अगर आपको ये कह दे कि जिस गधे पर आप बैठे हैं आपको ले जाकर के डुबा देगा तो कैसा लगेगा? सियासत में बयानबाजी तो चलती ही रहेगी, लेकिन भैंस और गधा जैसे शब्दों का जिक्र करना जरूरी है क्या? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब भैंस पर सवार बिहार की सियासत को समझिए। राजनीति में बयानों का बहुत महत्व होता है। बयानों के जरिए विरोधियों पर प्रहार किया जाता है, बयानों से समर्थकों को संदेश भी दिया जाता है और बयानों के जरिए ही मानसिक बढ़त भी बनाई जाती है। बयानों के जरिए ही नेताओं की छवि भी चमक जाती है, लेकिन छवि चमकाने के चक्कर में कई बार बदजुबानी भी हो जाती है। फिलहाल बिहार की सियासत चुनावी मोड में आ चुकी है। नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर से बढ़त बनाने में लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही, तो बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश की सियासत को मिट्टी में मिलाने की बात कह दी। अब मिट्टी के बाद बिहार की सियासत में भैंस शब्द की भी एंट्री हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि जिस भैंस पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो उनको भी पानी में लेकर चली जाएगी। अब कुशवाहा को जवाब देने के चक्कर में आरजेडी के शक्ति सिंह यादव 2 कदम और आगे बढ़ गए। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अगर आपको गधा पर सवार बता दें तो कैसा लगेगा। यानी मिट्टी, बुद्धि और भैंस के बाद बिहार की सियासत में गधा शब्द की भी एंट्री हो गई है। अच्छा होता नेता लोग बोलने के पहले अपने शब्दों पर थोड़ा अगर ध्यान दे देते। बढ़ते आगे। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नालंदा से चुनाव लड़ने की अपील की, जिसका जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया है। क्या नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? अब ये बड़ा सवाल बन गया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। नीतीश ने राहुल और सोनिया गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तक से मुलाकात की और सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सलाह दी। ऐसे में बिहार ही नहीं पूरे देश में ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नीतीश। बिहार में चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब शनिवार को नालंदा से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार से नालंदा सीट से ही चुनाव लड़ने की अपील कर डाली। नीतीश कुमार जी का ही वो लोकसभा क्षेत्र है, उन्हीं का दिया हुआ है, वो लड़ेंगे तो और बढ़िया बात नहीं हमारे लिए, हमारा सौभाग्य होगा। पटना में पुल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने जब यही सवाल किया तो उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी जवाब से रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया। क्या कहा आप भी सुनिए। नालंदा से सर खड़े हो रहे हैं सर, नालंदा से चुनाव लड़ने वाले हैं सर। वहाँ के सांसद बोले हैं कि क्या करना आपको कहा भी चिंता। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहते हैं कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के सवाल पर नीतीश कुमार ने जिस ढंग से गोलमोल जवाब दिया उसने नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के सवाल पर और ज्यादा सस्पेंस गहरा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जानिए क्या नीतीश कुमार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार ने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात भी की है और सभी को एक मंच पर आने का सुझाव दे दिया है। हालांकि नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है। नीतीश बार बार इनकार के बावजूद जेडीयू नेता पीएम मटेरियल उन्हें बताते रहते हैं। शनिवार को जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार को नालंदा से चुनाव लड़ने का ऑफर तक दे दिया, जिस पर जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने ना तो हां कहा और ना ही ना कहा। चूंकि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि एक छोटा बयान भी विपक्षी एकता की पहल को फेल कर सकता है।
दरअसल विपक्ष के तमाम नेता पीएम पद की चाहत रखने वाले हैं और जो किसी और के नाम पर चुनाव लड़ना पसंद नहीं करेंगे और यही वजह है कि नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये भी नहीं चाहते कि उनकी चर्चा बंद हो जाए और इसी वजह से चुनाव लड़ने के सवाल पर नीतीश कुमार ने ना तो इनकार किया और ना ही इस बात को स्वीकार किया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण प्रसारित किया गया। इसमें पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर दिया। मन की बात में पीएम ने बेतिया के प्रमोद का भी जिक्र किया। देश भर में करीब 4 लाख सेंटर्स पर लोगों ने मन की बात को सुना। ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, ना ही किसी पर्व की तस्वीर है। ये मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के पहले की तस्वीर है। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मन की बात देश के लोगों के लिए पर्व त्योहार बन चुका है। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। इसमें पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर दिया। पीएम ने कार्यक्रम में बेतिया के प्रमोद के प्रयासों का भी जिक्र किया। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। देश भर में 4 लाख सेंटर्स पर लोगों ने पीएम के मन की बात सुनी। बिहार में भी बीजेपी नेताओं ने कई जगह पर लोगों के साथ मन की बात को सुना। लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। सुपौल में पीएम के मन की बात सुनते ही बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं। तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि मोदी जी ईश्वर के दूसरे रूप में हमारे बीच है और हमें प्राणदान देने का काम किए है। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि इसका हर एपिसोड खास रहा है। हर बार नए उदाहरण की नवीनता दिखाई दी और देश के कोने कोने से लोग जुड़ते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप मन की बात का मर्म जानिए। 3 अक्टूबर 2014 को कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 52 देसी और 11 विदेशी भाषाओं में इसका प्रसारण होता है। देश के 96% लोग इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार कार्यक्रम को सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग नियमित कार्यक्रम को सुनते हैं। IIM रोहतक ने कार्यक्रम पर सर्वेक्षण किया और सर्वे में पता चला कि मन की बात सुनने के बाद 73% लोग देश की तरक्की को लेकर आशान्वित हैं। 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण का जज्बा पैदा हुआ। 63% लोगों में सरकार के प्रति रवैया सकारात्मक हुआ। यहां तक कि बिल गेट्स ने कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया। दरअसल मन की बात में पीएम कभी भी राजनीतिक बात नहीं करते। मन की बात का मकसद देश को एक सूत्र में बांधना और सबको साथ लेकर विकास करना है। अपने क्षेत्र में विशेष योगदान करने वालों का पीएम मोदी जिक्र करते हैं। जिनकी पहचान अब तक छिपी रही, ऐसे लोगों को अब लोग प्रेरणा स्रोत मानने लगे हैं। मन की बात में पीएम ने जिनका जिक्र किया वो अब समाज के लिए प्रेरक बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे विषयों को शामिल किया है। अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए हर बार समाज के सामने कुछ नया संदेश देते हैं ताकि समाज को उस खास विषय की जानकारी मिल सके और इसलिए मन की बात कार्यक्रम काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। बढ़ते आगे, कोयलांचल में भूधसान से लोग दहशत में हैं। लोगों की जिंदगी खौफ के साए में गुजर रही है। देवियाना गांव में तेज आवाज के साथ घर और दीवारें दरक गईं, सड़कों में दरार आ गई हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। कोयलांचल में भूधसान से हड़कंप, घर और दीवारों में दरारें। देवियाना गांव पर मुसीबत, खौफ के साए में जिंदगी। घरों और दीवारों पर लंबी दरारें पड़ी, सड़कें धंसती जा रही, जमीन फट गई, घर का बाउंड्री वॉल गिरा पड़ा है और जिंदगी खौफ के साए में। ये तस्वीर धनबाद के देवियाना पंचायत की है,
जहां भूधसान की घटना से हड़कंप मच गया है। तेज आवाज के साथ घर और बाउंड्री में दरारें पड़ने के बाद लोग दहशत की साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल धनबाद में अवैध कोयला माइन से कोयले का अवैध खनन लगातार जारी है। कोयला तस्कर घनी आबादी वाले इलाके के नजदीक अवैध माइंस खोलकर कोयले की कटाई कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान आफत में दिख रही है। निरसा थाना क्षेत्र में भूधसान की घटना से लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ईसीएल के चापापुर और बैजनाथ कोलियरी के बंद खदान के पास